अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज को, और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें, डिस्कस करें डिटेल में, कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें। तो वीडियो को स्किप करके, पॉज करके या काट के आपने नहीं देखना। अगर कि आप लोग मतलब कि स्किप करके देखेंगे या काट कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करें वीडियो फुल वॉच करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक एमसीक्यूज़ को डिटेल में सॉल्व करूं, जिससे आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। तो वीडियो पूरी देखनी है, लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर न्यू हो तो यार ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है सब, मतलब कि इस बात से तो सब एग्री करो ना यार कि ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। और चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये हमारा चैनल है। मतलब कि मेरा और तुम्हारा, यानी कि तुम लोगों का चैनल है। सपोर्ट लाजमी करना, शेयर करना। और चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रेडियन मेजर्ड between the arms of watch at 5 AM, राइट? आपके कितने रेडियंस जो हैं वो आपके जो वॉच के आर्म्स होते हैं, अगर के 5 o'clock हो रहा है तो कितना रेडियन एंगल जो है वो हमारे पास कह सकते हैं बनता है। तो ऐसे सीन में अगर कि हम लोग देखें कि हमारे पास जो है ये जो 5 AM है, इसमें जो आपके पास जो और की जो और आर्म है हमारे पास, वो ऐसे एक रोटेशन में आपके पास उसमें जो है वो कह सकते हैं कि 12 आवर्स होते हैं हमारे ना। मतलब कि एक रोटेशन आपके पास अगर के फुल लेगा तो उसके बीच में 12 घंटे होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, ईजी है। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि अगर हमारे पास देखा जाए कि एज इन वन रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कहने का ये हुआ कि एक रोटेशन के अंदर आपके पास जो है थीटा ये 360 डिग्री होते हैं, राइट? वन रोटेशन के अंदर। और एंड इज डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट, एंगल कवर्ड व्हेन और एंड कवर्स वन और इज। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि आपके पास देखा जाए तो मेरे पास ना देखो ये क्लॉक है मिसाल के तौर पर, ठीक है? और इसमें यहाँ से लेकर लेट से आपके पास जो है ये टोटल जो है हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे? आपके पास जो है 12 पॉइंट्स है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास 12 पॉइंट्स हैं, राइट? मैंने इक्वली स्पेस नहीं बनाया, बस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अपने हिसाब से मतलब कि बना लीजिएगा। आपके पास जो है जिस वक्त ये 5 o'clock होती है, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ये लेट से फॉर एग्जांपल अगर के देखा जाए तो ये लेट से 3 है, ये 5 है और ये आपके पास ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब ये 5 PM पर होगा, कह सकते हैं कि 5 PM पे मेरे पास जिस वक्त आता है, तो इसमें आपने ये देखना है कि अगर के एक और के लिए कह सकते हैं कि जो एंगल बनता है, जो थीटा बनता है, वो कितना बनता है। तो देखिए आसान सी बात है कि अगर मैं फुल की बात करता हूँ तो फुल में आपके पास जो थीटा होता है वो आपके पास कितना होता है? वो आपके पास होता है 360 डिग्री। ठीक हो गया? पहले इस चीज़ को नोटिस करें कि जो फर्स्ट आपके पास जो कह सकते हैं कि थीटा आपके पास आ रहा है वो आपके पास कितना होता है? मतलब कि 360 डिग्री फुल के लिए। लेकिन अगर के आपके पास ये 12 पार्ट्स हैं तो एक और के लिए एंगल कितना बनेगा? आप 360 पर अगर के 12 को डिवाइड कर दें, अगर के 360 पर 12 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एंगल आता है वो आता है 30 डिग्री। मतलब कहने का ये हुआ कि एक और के लिए कितना एंगल आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, ओके? अब ऐसे में जब मैं टोटल एंगल की बात करता हूँ तो टोटल एंगल कवर्ड इन 5 आवर्स, जाहिर सी बात है कि अगर एक घंटे में एक और में 30 डिग्री आ रहा है तो 5 आवर्स में सिंपल आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 150 डिग्री आपके पास बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मतलब कि 5 तक आते हैं तो आपके पास 150 डिग्री मतलब कि एंगल आता है। अच्छा जी, अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो आंसर में मतलब कि गिवन है वो रेडियन में गिवन है, मेरे पास जो है वो डिग्री में नहीं है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास जो है ये ऑप्शन A B C D आपके पास कह सकते हैं रेडियन में गिवन है, तो मेरे पास तो जो आंसर आया वो डिग्री में आया है। सो यू हैव टू कन्वर्ट योर आंसर इनटू रेडियंस बाय सिंपली आपने क्या करना है? पाई बाय 180 आपने मल्टीप्लाई करना है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आप डिग्री से रेडियंस में जाते हैं तो पाई बाय 180 रेडियन आपने मल्टीप्लाई करना होता है, आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कि आपने रेडियन से डिग्री में आना है तो आपने 180 डिवाइड बाय पाई डिग्री जो आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मेरे पास क्या होगा कि आपने जिस वक्त इसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करेंगे 150 डिवाइड बाय आपके पास 180 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये पाई जो है ये पाई आपके पास 3.14 होगा और इसमें 150
इंटू 3.5 3.14 डिवाइड बाई 180 सॉल्व करेंगे 2.61 राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास जो है इसका आंसर वो आपका 3 रेडियन आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है, ये जो आपको सी ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सी ऑप्शन आपका जो है वो आंसर होगा जो हमारे पास 3 रेडियन है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आसान सी कैलकुलेशन है कि आपने क्या करना है, आपने मतलब कि आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पर 5 की जगह आपको यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ कि 8 और दे देता। यहाँ पर जो आंसर है वो आपके पास जो है ना वो चेंज हो जाता। अगर कि मेरे पास ये 8 PM है, मिसाल के तौर पर ये 8 PM मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर आपके जो है ये 5 था ना, हमने मतलब कि गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली 5 के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया। अगर कि यहाँ पर 8 होता, आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें। बेसिक क्या करना है, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 8 के लिए 9 भी हो सकता था, 10 भी, वॉट एवर जो भी है, आपने 1 कह सकते हैं कि और के लिए डिग्री निकाली, थीटा डिग्री निकाली कि कितना आपके पास जो है ये एंगल एक और में आता है, तो वो एक और में आपके पास 30 डिग्री है। ठीक हो गया। एंड इन द सेम वे आपने क्या करना है कि आपके पास अगर कि एक और में 30 डिग्री आ रहा है तो जितनी भी और आपको गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करें। दोबारा बता देता हूँ, डिग्री से रेडियन में आना है तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कि आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 डिवाइड बाय पाई आपने मतलब कि लाइक कह सकते हैं मतलब कि आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कहानी है सिंपल सी, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट MCQ समझ में आ गया होगा। अगर कि ना समझ आया, कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्लास के ग्रुप में मतलब कि पूछ सकते हैं, या क्लास ड्यूरिंग लाइव क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा, इसमें जो हमारे पास सेकंड MCQs है उसमें हमें कह रहे हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच रेडियंस। वैसे तो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने क्लास 10 में पढ़ा भी था, कि जो 1 रेडियन होता है, 1 डिग्री होता है, वो आपके पास 0.01745 रेडियंस के बराबर होता है। लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाद बच्चे पूछते हैं कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल, लाइक वी कैन से डैट कि जैसे कि हमें पता है कि आपका जो 360 डिग्री होता है, वो 360 डिग्री हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जब ये 2 पाई रेडियन हमारे पास आता है, तो आपने क्या किया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट 1 डिग्री, सो आपने 360 को डिवाइड कर देना 2 पाई के नीचे। तो अब आपके पास जब ये 2 पाई के नीचे डिवाइड होगा, मतलब कहने का ये हुआ कि आपने 360 इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया, तो यहाँ पर 1 रेडियन रह जाता है, और यहाँ पर आपके पास जो है ये 2 पाई डिवाइड बाई 360 आ जाएगा। अब हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 आपने मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ। आपने सिंपल पाई की वैल्यू पुट की, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 360 किया, उसके बाद जो कैलकुलेटर से आंसर आएगा आपके पास वो 0.01745 आपके पास आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। मतलब कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है ये सेकंड वाले MCQs में आपके पास ठीक होगा। मतलब कि कैलकुलेशन इज़ वेरी सिंपल इजी, आप आसानी से कर सकते हैं कि 360 डिग्री जो है वो आपके पास 2 पाई रेडियन के बराबर, तो 360 को डिवाइड करेंगे एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, इसके बाद लाइक कह सकते हैं कि जो आपका थर्ड MCQs है उसमें हमें कह रहे हैं कि द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर लाइक कह सकते हैं हमारा जो ये 0.0001 आपके पास आ रहा है, ये किस के बराबर आपके पास होता है। तो देखो, इसको सिंपल सॉल्व करने का मैकेनिज्म जो है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। लाइक वी कैन से डैट कि आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर जो है ये जो 0.00001 आ रहा है, आपने पॉइंट को उठाना है, पॉइंट को इस तरफ लेके आना है। तो वो आपके पास किस तरह हो जाएगा, वो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जिस वक्त आप पॉइंट को उठा के इधर लेके आते हैं तो आपने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस किए हैं, तो 10⁻⁶ आता है। माइक्रो प्रीफिक्स का नाम होती है, मतलब कि आप जब प्रीफिक्स को जब 10⁻⁶ की बात करते हैं तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो है ये 10⁻⁶ माइक्रो के बराबर होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपके पास जो है ठीक होगा। लाइक कह सकते हैं आपके पास जो ये जो लाइक कह सकते हैं कि जो थर्ड वाला MCQs है इसमें बी ऑप्शन आपका माइक्रो वाला ठीक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि थर्ड वाले में ठीक होगा। इसके बाद ये फोर्थ वाला MCQs है। फोर्थ वाला MCQs में 43 kg/m³ है। इन्होंने ये बात की हुई है कि आपके जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि आपने यूनिट्स देखने हैं तो आपके पास क्या होगा, लाइक कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो आपके पास ये बात कर रहे हैं यूनिट कैसे सही लिखे जाते हैं। तो 71 न्यूटन ये सही स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये आपके पास मिली माइक्रो, 2 प्रीफिक्सेस साथ नहीं आ सकती। तो आपके पास जो ये 43 kg/m³ है, ये आपके पास एक करेक्ट वे होता है, जो स्टैंडर्ड वे है जिस तरह से हम यूनिट को लिखते आए हैं। तो वो हमारे पास मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड वे, जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, वो आपके पास यहाँ पर लिया जाता है, जो कि आपके पास रूल असाइन करते हुए हम लोगों ने
देखे थे या पढ़े थे या डिस्कस किए थे, या आपके पास एक जनरल वे होता है लिखने के लिए, तो वो आपके पास जो है ये कह सकते हैं कि करेक्ट वे होता है आपके यूनिट्स लिखने का, जो कि हमारे पास स्टैंडर्डली लिया जाता है। इसके बाद 5th नंबर आपके पास MCQs है। इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें कि a student measures a distance several times, the reading lie between 49.8 centimeter and 50.2 centimeter. This measurement is best recorded as, आपके पास ये दो मेजरमेंट्स हैं और आपको ना मतलब कि इस तरह से ऑप्शंस ये होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जब आपको इस तरह से रीडिंग दे दी जाए तो आपने कैलकुलेट कैसे करना होता है। मतलब कि देखो आपका जो दो रीडिंग्स दी हुई हैं, तो इसमें ना ये जो कह सकते हैं कि दो रीडिंग्स हैं, तो आपने कहना होता है कि कौन सी रीडिंग जो है, इन्होंने कहा है कि कौन सी रीडिंग आपके पास जो है वो दरमियान में इसके लाई करेगी ना, मतलब कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है जो बताएगा कि इसके इन दोनों नंबर्स के दरमियान में मतलब कि लाई कर रहा है। तो उसके लिए आसान तरीका है, जब भी आपको दो नंबर इस तरह दे दिए जाएँ तो आपने क्या करना होता है, आपने उनका एवरेज लेना होता है। एवरेज लेने के लिए आपने क्या करना है, एवरेज लेने के लिए सिंपल आपने दोनों नंबर को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके दैट वुड बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास जो है वो दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, 50 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि पहला जो नंबर है आपके पास, ये जो आपके पास मेजरमेंट होती है ये आपके पास आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट मेजरमेंट, तो आपके पास जो एवरेज आपने लेना होता है, एवरेज के बाद आपके पास पहला नंबर आ जाता है जो कि 50 सेंटीमीटर है। रेंज लेनी है, रेंज लेने के लिए तरीका बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। रेंज लेने के लिए तरीका ये होता है कि आप ना ये 50 जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस करें और डिवाइड बाय 2 करते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि रेंज ले रहे हैं, तो इसलिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास बड़ी वैल्यू है 50.2 आपके बड़ी है, आपने डिवाइड माइनस किया 49.8 से और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया। सो जो आपके पास मेजरमेंट आपके पास आती है वो 0.2 आती है। अब आपके पास कह सकते हैं कि ये 50 प्लस माइनस 0.2, तो 0.2 आपके पास बेसिकली रेंज होती है, जो कि हमारे पास एक तरह का कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी की केस में भी डिस्कस किया था। तो आप दो मेजरमेंट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो उससे आपके पास रेंज आ जाती है। और ये जो एवरेज होती है वो आपके पास जो नंबर होता है वो आपके पास इस तरह से मेजरमेंट की सूरत में आता है। तो एज अ होल वी कैन से दैट कि 50 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर होता है। तो मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी, मेजरमेंट हमारे पास जो है कह सकते हैं कि वो आपकी ये 50.0 प्लस माइनस आपके पास जो है 2 सेंटीमीटर आती है। तो ये कैलकुलेशन अपने पास देख लीजिएगा, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाता है तो आप बड़े से छोटे को माइनस करके उसकी रेंज फाइंड कर लेंगे, और जो रीडिंग होती है, आंसर होता है, वो दोनों को आपने ऐड करना होता है, 2 पे डिवाइड करना होता है, तो आपके पास जो इसका आंसर आया था। फिर इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स इट। इतनी सी गेम है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो है वो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो ऑप्शन सी आपका कह सकते हैं कि ठीक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन सी। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी आपके पास ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास ऑप्शन डी है, यहाँ पर आपके पास ये है, फिर ए है, और आपके पास सी। इसको राउंड ऑफ हमने किया था फर्स्ट वाले को। तो ये मेरे पास इसके आंसर्स हैं, और यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई मसला हो या कोई परेशानी हो तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग मुझसे कमेंट में डिस्कस कर लीजिए या क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये नेक्स्ट MCQs है 6 नंबर, इसमें मैं कह रही हूँ द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25 मीटर इज़, आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, परसेंट अनसर्टेनिटी आ रही है, आपने वो कैलकुलेट करनी है, राइट। तो जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था अनसर्टेनिटी के बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। वी कैन से दैट कि उसमें हमारे पास एक कहानी थी कि अगर आप अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि आपकी जो मेजरमेंट होती है ये आपका सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ओके जी, खैर आपके पास क्या होगा कि जो आपकी जो कह सकते हैं फैक्टर होता है, जिसको हमने मतलब कि कह सकते हैं जो अनसर्टेनिटी हमारे पास होगी उसको डिवाइड करेंगे मेजरमेंट से, तो हमारे पास क्या होगा 0.25 डिवाइड बाई 3.76 मल्टीप्लाई 100, जो कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया हुआ। तो ये हमारे पास कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक सिंपल सी वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जब आप अपने जो कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड करते हैं, अगर ऊपर मीटर लिखेंगे, नीचे मीटर लिखेंगे, मीटर कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 6.6%। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है वो आपके पास 6.6% आ रही है। तो ये मेरे पास एक सिंपल सी स्टोरी है जिसमें आप लोग अगर कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई बाय 100 करना। चाहे यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दी हुई है कोई मसला नहीं है, आपने क्या करना होता है कि बस आपने एक मेथड सीखना है, जो फॉर्मूला होता है उसमें आपने कह सकते हैं कि अपनी अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट से डिवाइड करके आंसर निकालना होता है। तो ये इसका बी ऑप्शन
हमारे पास ठीक होगा। यहाँ पर हम लोग मार्क भी कर लेंगे, इसका जो ऑप्शन आ रहा है बी वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने कह सकते हैं नेक्स्ट MCQs पर। वो हमारे पास है द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज़ मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 एंड T2। ये आपके पास दो कह सकते हैं कि मेजरमेंट्स दी हुई हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन इज़ राइट। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों के पास दो रीडिंग्स हैं, जैसे आपको ये नज़र आ रही है। अब आपको दो रीडिंग्स है, इसमें आपने जो है वो कह सकते हैं कि इसकी जो हमारे पास जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो, और आपने मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। 7th वाला MCQs बड़ा सिंपल है। इसमें जब भी आपने कह सकते हैं कि जो डिफरेंस मालूम करना होता है टाइम का, तो उसमें आपने हायर से लोअर को माइनस करना होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि फाइनल और ये इनिशियल है। ऐसे में आपके पास जो है ये कह सकते हैं T2 से T1 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो है मेजरमेंट के साथ देखो इस तरह से मेजरमेंट के साथ आपके पास है, और इसके साथ जो आपके पास कह सकते हैं कि जो आपका वो है अनसर्टेनिटी है उसको इसके साथ लेना है, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, आपने क्या करना है कि 50 - 20 आपने किया तो वो आपके पास आ जाएगा 30। और इसी तरह से आपके पास जिस वक्त आप अनसर्टेनिटीज़ की बात करते हैं तो वो हमेशा हमारे पास ऐड होती हैं, चाहे आपके पास एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपकी जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास ऐड होती हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है हम लोग ईज़िली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग मतलब कि अनसर्टेनिटी का केस देख रहे हैं या उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके केस में क्या होगा हमारे पास, उसके केस में आपने कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, और मेजरमेंट को आपने सब्ट्रैक्शन आ रही है तो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 30 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है और ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन लिया जाएगा। अच्छा जी, अब हमारे पास सीन बड़ा सिंपल सा है, उसमें हमारे पास क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है कह सकते हैं कि एक मिनट, इसके बाद जो हमारे पास कह सकते हैं कि जो 6th MCQs है, एक मिनट मैं इसको सेट कर दूं। ओके, इसके बाद हमारे पास ये 8th MCQs आ रहा है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये दो मेजरमेंट्स दी हुई हैं और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब भी आपके पास कह सकते हैं कि वैल्यू इस तरह से मल्टीप्लाई में आती है तो मेजरमेंट तो मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है उनको ऐड करते हैं। ये हमने मतलब कि उसकी थ्योरी में पढ़ा था काफ़ी डिटेल से, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपके पास देखो आपकी जो मेजरमेंट है वो तो आपके पास मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अब यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है वो हमेशा ऐड होती हैं। याद रखना, एडिशन हो कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केस में आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ लेते हैं, ठीक है, और लेकिन करना आपने अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड ही होता है। डिवीजन होती तो भी आप अपनी जो मेजरमेंट्स है, जो आपकी जो कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 5 हो गई 3 होगी, जो इस साइड पर प्लस माइनस से पहले आती है, तो वो तो आप अगर कि मल्टीप्लिकेशन बीच में आ रही तो उनको तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर अगर इनके दरमियान में डिवाइड आ रहा होता तो ये वैल्यू आपस में डिवाइड हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये और ये 4% और 3.3% ये आपस में ऐड होंगी। कहने का मतलब ये होगा कि 4% प्लस 3.3%, एंड देन हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जब इन दोनों को कह सकते हैं कि आप जो है मतलब कि ऐड करेंगे तो इससे आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 और इनको ऐड करने के बाद 7.3% मेरे पास आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग देखें तो ये जो आपकी जो वो है मतलब कि कैलकुलेशन है, इसमें आपने देखना होगा कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो मेजरमेंट मल्टीप्लिकेशन आ रही है और इसके साथ जो है हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास इस ऑप्शन में ऑप्शन बी में जो हमारे पास है वो ऐड हुई भी है। तो ये आपका जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। मतलब कि 8 वाले MCQs में जो बी ऑप्शन है वो आपका ठीक ऑप्शन होगा। सो आई होप कि मतलब कि आपको समझ आ गई होगी, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा ऐड होती हैं, और जो मेजरमेंट होती है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 प्लस माइनस 7.3% मेरे पास आता है। इतनी सी बात है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो 9th MCQs है, इसमें हमारे पास 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% आपके पास होल पावर क्यूब आ रहा है। पावर में बात आ रही है तो याद रखना कि आपके पास जो कहानी होती है पावर वाले केस में, जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, वो ये था कि आपके पास जो मेजरमेंट है
इस पर तो आप पावर 3 ले लेंगे, और जो आपके पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है इसके साथ पावर मल्टीप्लाई होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी जो भी नंबर आ जाए, मतलब कि यहाँ पे 2 है, कोई भी नंबर होता, यहाँ पर भी कोई और नंबर होता, तो पावर जो है सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट पे ली जाती है, आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पर पावर नहीं ली जाती बल्कि मल्टीप्लाई होती है। ये मैंने वहाँ पर थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, अनसर्टेनिटी के सपोर्टिव लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, अब हमारे पास सीन क्या होता है कि यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि जो 2 है इसकी पावर 3 ली, तो ये 8 मीटर क्यूब आता है, और ये 3 × 2 आपके पास 6% आता है, तो प्लस माइनस आपके पास जो है वो 6% आएगा। तो ये मेरे पास जो ऑप्शन है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं ये ऑप्शन बन रहा है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर होती है वो अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई होती है और आपकी मेजरमेंट के ऊपर पावर ली जाती है। मतलब कि आपने इस पर पावर लेनी है और इसके साथ पावर मल्टीप्लाई करनी है, अनसर्टेनिटी के साथ पावर मल्टीप्लाई होती है और आपके पावर के ऊपर आप जो मेजरमेंट होती है उस पर पावर ली जाती है। इस चीज़ का ख्याल रखना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है, आसान है। लाइक कह सकते हैं कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक हो गया, कुछ पॉइंट्स आप अनसर्टेनिटी के मतलब कि ऐसा करेंगे कि लेक्चर देख लेंगे जिससे आपको जो है मोर लाइक कह सकते हैं क्लैरिटी आपकी हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट MCQs है जिसमें हम कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ 0.0070860 सेंटीमीटर आर। मतलब कि जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती है, मैंने क्लास में डिस्कस किया, हमारा एक अपना ये एक आइकॉनिक रूल है, LNZ रूल। बुक में नहीं, हमने समझने के लिए अपने रूल सेट किया हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आते हैं। LNZ रूल मुझे कमेंट में बताना कि क्या तुम लोगों को याद है या नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स बताऊँगा कि क्या सीन होता है। अगर कि आपने रूल समझना है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको लेक्चर समझ में आ जाएगी कि LNZ रूल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, मतलब कि इसको समझने के लिए इसके जितने भी पॉइंट्स हैं 5-6 पॉइंट जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के होते हैं उसको हमने समझने के लिए अपने लिए रूल सेट किया हुआ है। तो इधर से अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपके C जो है वो ठीक होगा। तो C ऑप्शन जो है इसमें मतलब कि सही माना जाएगा, हम इसमें C ऑप्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज, ये 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, इनको ऐड कर रहे हैं और हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये 11 नंबर में। तो देखें, जब भी एडिशन होती है तो हम लोग उस नंबर को ऑप्ट करते हैं जिसमें लाइक कह सकते हैं आंसर शुड बी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब इसकी जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, इसकी लाइक कह सकते हैं 1 प्लेस आ रही है, मतलब कि पॉइंट यानी कि 0.2 आ रहा है, यानी कि 1 प्लेस है ना। पॉइंट के बाद आसान लफ्ज़ों में, आसान कहानी में 1 नंबर आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर इस तरह होना चाहिए कि हमारा आंसर जो है वो लाइक कह सकते हैं कि सिंपल स्टोरी में, मतलब कि जो आंसर हमने निकाला है वो 1 डिजिट तक आए। क्योंकि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो आपके पास जो है ना पॉइंट के बाद जो कम डिजिट्स वाला नंबर आ रहे होंगे, मतलब कि इससे हमें हिंट मिल गई कि हमारा आंसर जो है वो 1 डिजिट तक होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आसान लफ्ज़ों में कि डेसिमल प्लेसेस जिसकी आपके पास जो है पॉइंट के बाद कम आ रही होती हैं, आपने उतनी डिजिट तक, उतनी डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना होता है। अब यहाँ पर 1 तक आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, 26.562 मेरे पास आ रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो आंसर है इसको 5 को आप राउंड ऑफ कर लें तो आगे 6 आ रहा है ना, तो 6 से आप राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास जो है ना 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आपने जो राउंडिंग ऑफ करनी होती है, तो मतलब कि अपने आंसर को, फाइनल आंसर को आपने 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का ये होता है कि इस कहानी में ये होता है कि आंसर शुड बी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि जब एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, दोनों के केस में आपने आंसर अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस तक आपने लेना होता है कि आपके पास दोनों नंबर्स में किसकी डेसिमल प्लेस आपके पास कम आ रही है, आपने उसको मतलब कि सर्कल किया या आपने उसको मतलब कि आइडेंटिफाई किया एंड देन आपने 1 नंबर तक मतलब कि उसको लिया, एक पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिए। इतनी सी बात है और मेरे पास कुछ भी नहीं। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा लाइक कह सकते हैं कि अप टू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज, आपके पास जो है ये लाइक कह सकते हैं 3, बिकॉज द रीज़न इज़ डैट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो कह सकते हैं लीस्ट जो हमारा लाइक कह सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस तक वो जो नंबर आ रहा होता है, जो आंसर आ रहा होता है, आपने वो पुट करना होता है। सो द आंसर वुड बी लाइक कह सकते हैं 26.6। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास जो कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के मुताबिक आपको कहा जा रहा है कंप्यूट द रिजल्ट, ठीक है, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कह रहे हैं कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिस, ठीक है, और आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो आपने जब भी एडिशन करनी होती है आपने क्या करना होता है, आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस देखनी, मतलब ये कि आपके पास ये 0.3 आ रहा है और ये 0.513 आ रहा है।
मतलब कहने का ये हुआ कि आपका आंसर शुड भी लाइक कह सकते हैं कि डेसिमल के एक डिजिट तक आएगा, जो कि आपके पास एक नॉर्मली अगर कैलकुलेशन के बगैर भी देखा जाए तो आपके पास ये एक डिजिट तक आ रहा है, एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक आ रहा है, तो ये हमें आंसर मिल सकता है। बट अगर ये कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। कैलकुलेट आपके पास करेंगे तो क्या होगा, आपके पास दोनों को ऐड किया 28.813 आता है, राउंड ऑफ करेंगे तो 8 ही रहेगा, तो ये 28.8 आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लीस्ट ऊपर वाली कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास जो डेसिमल के बाद एक आपके पास जो डिजिट आ रहा है या एक डेसिमल प्लेस आ रही है, आपने उस तक इसका आंसर लिखना है। सो वी कैन से डैट कि आपके पास 28.8 होगा, यानी कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर लिखेंगे। बस इतनी सी कहानी, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट है उसमें हमें कह रहे हैं कि 13 MCQ में कह रहे हैं कि इफ़ दिस नंबर एंड दिस आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट इज़, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या सीन होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है ये जो मल्टीप्लिकेशन का केस होता है उसमें हमने देखना होता है कि कितने जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास ये दो नंबर हैं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, राइट। तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आप लेते हैं या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर ऊपर प्लस माइनस के केस में कह सकते हैं कि जो डेसिमल प्लेस के बाद जो आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं तो उसकी बात होती है। लीस्ट कह सकते हैं डेसिमल प्लेसेस तक आप देखते हैं आंसर, और जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, तो आपने अपने आंसर को 3 तक लिखना है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ज़रा उसको देख लेना कि ज़्यादा अच्छा रहे आपके पास, ठीक है। जो क्लास में हमने डिस्कशन भी की थी इसमें बहुत डिटेल में। अच्छा जी, 36.72435 मेरे पास, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे आ सकते हैं, 1 2 3। आगे अगर कि ये कह सकते हैं कि राउंड ऑफ होता तो ठीक है, नहीं तो ये आपके पास ये 2 कम आ रहा है, राउंड ऑफ नहीं कर सकते, तो मतलब कि ये जो लाइक कह सकते हैं कि 7 तक लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 36.7 जो है इसका आंसर मेरे पास आता है। सो लाइक वी कैन से दैट कि हमारा जो आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपका आंसर होगा ये डी वाला, जो कि 36 पॉइंट लाइक कह सकते हैं कि 7 होता है। तो 13 में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 36.7 है। इसके बाद आपके पास जो है ये 14 नंबर MCQs हैं। इस 14 नंबर MCQs में आपके पास क्या कह रहे हैं, इस 14 नंबर MCQs में हमारे पास कह रहे हैं द प्रेसिशन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर। अब जब भी प्रेसिशन निकालनी होती है तो प्रेसिशन के लिए एक टेबल देख लें। आपके पास जो एक टेबल होता था उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते थे, उस टेबल के अकॉर्डिंगली जस्ट वेट सेकेंड, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टेबल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक चीज़ देखो, जब हम प्रेसिशन की बात करते थे तो प्रेसिशन हमारे पास क्या होती थी, प्रेसिशन जो है हमारे पास यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो ये 34,000 है, ठीक है। ये इसके लीस्ट काउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है, मतलब कि कॉमा के बाद आपके पास 30 मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हमने प्रेसिशन के टॉपिक में डिस्कस की थी, राइट। अब हमारे पास जो है, जो हमने कहा था कि जो प्रिसिशन होती है वो पोजीशन ऑफ लाइक कह सकते हैं कि लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है ना, और हम लोग उसके प्रिसिशन हमें लीस्ट काउंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मतलब कि देती है। तो ये कॉमा के बाद 3 zeros आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके जो प्रिसिशन होगी वो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं 1000 किलोमीटर ये मेरे पास कंसिडर होगी। सो वी कैन से डैट कि यहाँ पर आपके पास जो है ये आसान निशानी इसमें ये होती है कि आप मतलब कि यहाँ पर कॉमा देख लें, उसके बाद 3 zeros हैं, तो ये हमें इसके लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। अब आप अपने इस नंबर को देखें तो इस नंबर में भी हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि इसी तरह से आपके पास जो है ये जो कहानी है वो हम लोग कह सकते हैं कि द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट दिस 385,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो मेजरमेंट है उसमें जो हमें जो गिवन मेजरमेंट दी हुई है तो उससे हम अगर कि लीस्ट काउंट एस्टिमेट करें तो आपके पास क्या होगा, ये आखिर के जो 3 zeros हमारे पास आते हैं किलोमीटर्स में ये मेरे पास होता है। पॉइंट के केस में आपके पास क्या होता है कि आपने आखिरी नंबर तक 1 लगाना होता है, दरमियान में आपने सारे 0 लगाने होते हैं, वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया हो, तो लेक्चर को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन वो हमारे पास होगा ये ऑप्शन बी इसका ठीक है, ये आपके पास बी ऑप्शन इसका ठीक माना जाएगा या ठीक कंसिडर होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि M0 L0 T0 आर डायमेंशंस ऑफ, ये डायमेंशन किसी भी ऐसे नंबर के हो सकते हैं जिसका कोई यूनिट ना हो, ऐसा यूनिट या यूनिट नहीं होता। अब स्ट्रेन जो है वो 2 सिमिलर कह सकते हैं क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशो होती है, लेंथ के दरमियान में होती है, मीटर कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद इफेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो भी आपके पास कह सकते हैं उसका भी कोई यूनिट नहीं होता। मैग्नीफिकेशन रेशो होती है, यूनिट नहीं होता है, इसका भी रेशो है, ये भी रेशो है, ऑल ऑफ दिस। तो कहने का मतलब ये किसी का भी डायमेंशन नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन होगा जिसको हम लोग ऑल ऑफ दिस कंसिडर करेंगे। इसके बाद द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, मतलब कहने का ये हुआ कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है। टॉर्क जैसे कि हमें पता है कि फोर्स इंटू लाइक कह सकते हैं कि आपके पास मोमेंट आर्म होता है ना, मोमेंट आर्म लेंथ होती है, तो मोमेंट आर्म की जगह लेंथ है तो लेंथ लगा दो, सही है।
जो फोर्स है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जैसे मैंने वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी। तो केजी की जगह मैस, मैंने लेक्चर में डिराइव बहुत दफ़ा किया फोर्स का यूनिट, राइट। तो केजी की जगह मैस और एक्सेलरेशन की जगह लेंथ t⁻²। तो आपके पास जो है ये फोर्स का आ गया और ये मेरे पास मोमेंट आर्म का, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दोनों को L और L को मल्टीप्लाई करेंगे तो L² आ जाएगा और t⁻² आ जाएगा और ये m मेरे पास आ गए। सो वी कैन से दैट कि जो टॉर्क का यूनिट है, जो आपके पास जो थोड़ी टॉर्क का डायमेंशन है वो आपके पास mL² t⁻²। ये लेक्चर देख लेना रिकॉर्डेड, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से जो है वो कह सकते हैं कराया हुआ। जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ। तो ये इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास आ गया। अब जाएंगे अपनी नई बुक की तरफ, जो हमारी नई बुक आई है, मॉडिफाइड बुक हुई है, इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं। तो उसके जो कुछ MCQs हैं उनको भी सॉल्व करते हैं और उनको भी डिस्कस करते हैं। कुछ MCQs मैंने शुरू में भी जैसे बताया था कि कुछ MCQs चेंज हुए हैं, तो उन MCQs को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं या फिर सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कह सकते हैं कि अपडेटेड बुक है। इसमें सिर्फ लाइक कह सकते हैं एक ही MCQs जो है वो अपडेटेड है और इसमें जो MCQs है वो कह रहे हैं कि 14 नंबर, द ट्रू वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेंथ इज़ 29.35 मीटर। ओके, द स्टूडेंट मेजर द लेंथ इन 3 ट्रायल्स टू बी 29.47 मीटर, 28.96 मीटर, 29.25 मीटर। द स्टूडेंट्स डेटा इज़, अब आपके पास ना मतलब कि 3 लेंथ दी हुई हैं और हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 लेंथ को आपके जो है ना लाइक कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है उसके साथ देखना है, हमने कंपेयर करना है। लाइक कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है मतलब कि जो MCQs की जो है वो इस पर परफेक्ट बैठती है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि हमने क्लास में ये डिस्कस की थी, जो लाइक कह सकते हैं कि आपकी जो ये एग्जांपल है, तो ये हमारे पास डार्क गेम है और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, देखो इसमें आपके पास ये जो लाइक कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं जो ब्लैक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक दूसरे के करीब भी हैं और हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट भी है, बिल्कुल निशाने पे बिल्कुल सेंटर में भी आ रहे हैं मेरे पास, राइट। और अगर कि इस केस में देखा जाए सेकंड केस में, तो ये एक दूसरे के करीब करीब तो हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब करीब हैं लेकिन मेन सेंट्रल वैल्यू के पास नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रिसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। इस केस में देखें तो ये आपके पास कह सकते हैं कि अपने सेंट्रल वैल्यू में तो मतलब कि लाइक कर रही हैं बट एक दूसरे से करीब करीब नहीं है, मतलब कि दूर दूर है, प्रिसिशन नहीं है, प्रिसाइज नहीं है हमारे पास, राइट। मतलब कि इनकी आपस में अगर के कनेक्शन देखें तो कनेक्टिविटी वो आपके पास प्रिसाइज नहीं आ रही, तो मतलब कि एक दूसरे दूर दूर, हम लोग कह सकते हैं एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अगर के ये लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल सेंट्रल मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है बिल्कुल उसके करीब भी नहीं आ रही हमारे पास, और इसके अलावा आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं दूर दूर भी हैं, तो ना ये एक्यूरेट है और ना ये प्रिसाइज है, जिसे बोलते हैं नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। अब इस चीज़ को उठाते हैं और इस चीज़ को यहाँ पर मतलब कि अप्लाई करते हैं। 29.47 है और 28.96 मीटर है, 29.95 मीटर है। अगर कि जनरली देखें ना तो ये जो तीनों वैल्यू हैं ये हमारे पास इस 29.35 के करीब करीब ही आ रही हैं। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रल आपके पास जो स्पॉट है जिसमें हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि जो कंडीशन ये वाली आ रही है ना, मतलब कि हम लोग इसको आसान करके अगर अपने लिए समझना चाहें तो क्या होगा हमारे लिए, इसके लिए हमारे पास सीन कुछ ऐसा होगा। ओह यार ये क्या हो गया, ये ओके तो हमारे पास जो है मतलब कि देखो आपके सेंट्रल ये जो पॉइंट मेरे पास आ रहा है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यू के पास तो आ रही हैं लेकिन अगर कि इनका आपस में चारों का कनेक्शन देखें ना तो ये एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रल वैल्यू के जो कि 29.35 है उसके करीब करीब तो हैं, बट अगर के आपस में देखें तो हम लोग कहेंगे कि प्रिसाइज नहीं है, प्रिसिशन इनकी नहीं होगी हमारे पास, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। सो ये मेरे पास कहानी यहाँ पर मतलब कि इसका जो ऑप्शन है वो इसके साथ मतलब कि लिंक कर सकते हैं। अगर कि हम लोग देखें ये सी ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन जो है हमारे पास वो एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, जो कि ये कंडीशन है इस कंडीशन के साथ लाई करती है। अब इसको जो है वो आपने सोचना भी है, मतलब कि मैंने जो है एक एग्जांपल आपको बताई है या एक मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, या आपको मैंने एक मतलब कि ना सॉल्व करने से मुराद ये है कि मैंने एक जस्ट लिंक करके बताया कि ये इस तरह से लिंक हो सकता है। सो आपने देखना है तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन ए है एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज वो इस पर जो है वो सूट करेगा। तो ये मेरे पास कहानी है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ और उनको सॉल्व करते हैं। तो ओके बेटा, अब हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब आप लोग ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सॉल्व कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक टॉपर स्टूडेंट ने मेरे लिखे हुए, जो कि वेबसाइट पर मैंने पोस्ट किए हुए, ई शीट्स पर लिखे हुए कि एग्ज़ाम में आपने आंसर कैसे करने, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं इस तरह से आपने आंसर करने होंगे। मैं आपको ये हर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको ये तैयार नोट्स जो हैं एक टॉपर के हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे। आपने इसी तरह से हेडिंग्स के साथ जो है वो आपने आंसर करना होगा। मैं एक जनरल वे में इन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, सो आप लोग जो है लाइक कह सकते हैं कि इसी वे में आप इन तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 14 लाइन्स असाइन होती हैं, फिगर कैसे बनानी है या बाकी सारा आपने हेडिंग्स कैसे बनानी है, यानी कि क्वेश्चन को कैसे परफेक्ट वे में अटैम्प्ट करना है, तो वो सारी कहानी जो है वो आपको इधर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और आपको वेबसाइट पर ये सारी की सारी जो है चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप बिना कह सकते हैं कि किसी मुश्किल के ये तैयार नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप इनको देखकर अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। एक कंप्लीट आंसर के लिए आपके यूनिट्स को स्पेसिफाइड होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि एक नंबर किसी यूनिट के बगैर या कोई यूनिट किसी नंबर के बगैर अधूरा होता है, यानी कि कंप्लीट नहीं होता। इन दोनों को कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर आपका नाम है लेट से अदनान, ठीक है, अदनान नाम है आपका। अदनान 5 चले जाओ। अब आप कहेंगे 5 सर क्या चले जाओ, मतलब कि लाइक क्या मतलब हुआ इसका, 5 किलोमीटर चले जाओ, 5 मीटर चले जाओ, क्या मतलब कि क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब कि हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। या फिर मेरे पास कोई और स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पर मनाहिल एक स्टूडेंट है, क्लास के बच्चों के नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं। मनाहिल लेट से 10 ले आओ। अब 10 क्या ले आओ, मतलब 10 शुगर ले आओ मिसाल के तौर पर, ठीक है, 10 शुगर ले आओ। या मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल तो हो गई है, चलो ऐसा कर लेते हैं कि केजी शुगर ले आओ या ग्राम शुगर ले आओ। अब वो मतलब कि यही कहेगी कि सर मतलब कि बात कंप्लीट करें, कितने केजी ले आऊँ, 1 2 3 4 5, या फिर कितने ग्राम ले आऊँ, 10 12 15 20 कितने लेके आ जाऊँ। कहने का मतलब ये होता है कि फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इसके अलावा जो है इसके साथ इसका यूनिट भी होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर, 5 की एग्जाम्पल बच्चे ने दी हुई है नोट्स में, वहाँ पर 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर आपके पास यूनिट है, तो दोनों मिलकर आपके पास जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को मतलब कि इसकी जो सेंस है वो ये होती है, नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई के क्या एडवांटेजेस हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो एसआई सिस्टम होता है इसमें 7 बेस क्वान्टिटीज़ हैं, उनकी मदद से हम लोग मतलब कि डिराइव क्वांटिटीज़ बता सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास और हम डिराइव जो है वो कह सकते हैं कि क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। और इसी तरह आपके पास जो है वो बेस यूनिट्स को यूज़ करके डिराइव यूनिट्स को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये लाइक कह सकते हैं एक फ़ायदा है। इसके अलावा आपके पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो लाइक कह सकते हैं कि जो एक क्वांटिटी के लिए हमारे पास सिंपल आपने एक यूनिट असाइन किया हुआ है, ऐसा यूनिट है, आपको डिफरेंट यूनिट्स नहीं लिखने पड़ते, ये भी इसका फ़ायदा है। इसके अलावा आपके पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो एसआई होता है, एसआई यूज डेसिमल्स फॉर एलिमिनेटिंग फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो मिक्स्ड नंबर निकालने के लिए या फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एसआई करता है। इसी तरह से आपके पास इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको आपने हेडिंग्स में लिखना है और ये जो है लाइक कह सकते हैं आपको नोट्स में मतलब कि बता दी जाएगा। इसकी जो कह सकते हैं कि एडवांटेजेस हैं बहुत आसान है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि सिंपल सी बातें की हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो आई होप कि मतलब कि आपको जो है वो ये चीज़ ईज़िली क्लिक कर जाएगी, कोई इसमें मसले नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9 में ही हमने एडवांटेजेस ऑफ एसआई वहाँ पे भी डिस्कस किया था। इसके बाद हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ मेनी स्टी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ स्फीयर। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने रेडियन और स्टी रेडियन के लिए जो डिस्कशन की थी, कैलकुलेशन की थी, ये टॉपिक के अंदर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि सर्कल के लिए आपके पास 2 पाई रेडियन होता है और आपके पास जो एक स्फीयर के लिए आपके पास 4 पाई स्टी रेडियन होता है, जो कि कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को करके बताई थी और इसके डिफरेंट केसेस भी समझाए थे। तो वहाँ पर भी हैं और इसके अलावा आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे, वो नोट्स में भी आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। इसके बाद आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर एंड हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर
बी रिड्यूस हमारे पास। इसके दो हिस्से हैं आपके पास। इस क्वेश्चन को ज़रा समझेंगे कि आपके पास जो है सबसे पहले व्हाट इज़ लीस्ट काउंट एरर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लीस्ट काउंट आपके पास होता है, सबसे पहले आपने उसको बताना है कि लीस्ट काउंट आपके पास क्या होता है। लीस्ट काउंट आपके पास जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग होती है जो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास ले सकता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि तो ये जो लीस्ट काउंट होता है ये आपके पास स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है, पॉसिबल रीडिंग जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी मेजरमेंट जो आप लेते हैं, मेजरमेंट के अंदर इतना एरर तो आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट का एरर तो मतलब कि मौजूद हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने लीस्ट काउंट लिया है या आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जब आप उससे रीडिंग लेंगे तो उसमें लीस्ट काउंट जितना तो आपके पास एरर हो सकता है या होगा। इसके बाद हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके ना इसके लिए ये सिस्टमेटिक एरर भी है और रैंडम एरर भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको आपने सिस्टमेटिक वे में अगर कि हम लोग करते हैं तो आप इसको इसके लिए जो वो है कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट अच्छा लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कि आप इंस्ट्रूमेंटल वे में इसको बेटर कर लेते हैं तो आपका जो है वो एरर कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि ये कम होगा या फिर हमारे पास जो है कह सकते हैं रिड्यूस होगा। तो ये इस वे में एक्सप्लेन होगा। इसके लिए मतलब कि नोट्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप लोग वहाँ से भी कह सकते हैं कि देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास कह रहे हैं कि वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज़ नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। तो याद रखिएगा कि जब आप ज़्यादा डिजिट्स इंक्लूड करते हैं आंसर में तो वो उसको एक्यूरेट नहीं करता, वो उसको जो है कह सकते हैं इससे प्रिसिशन तो आपके पास जो है वो ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमने टॉपिक में पढ़ा था कि वो नहीं बढ़ सकती। सो वी कैन से डैट के जब आपके डिजिट्स बढ़ते हैं तो आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी जो है वो कह सकते हैं कि नहीं बढ़ती, बल्कि आप प्रिसिशन जो है वो पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर हम जब डिस्कस करते थे तो आपकी जो प्रिसिशन है वो तो बढ़ सकती है, लेकिन एक्यूरेसी वो नहीं बढ़ सकती हमारे पास, ठीक है। तो वो एक्यूरेट हमारे पास नहीं होगा। तो हम उस सेंस में जो है वो कह सकते हैं कि इसको कह सकते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से ये आंसर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग क्लास में उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मतलब कि क्लिक कर जाएगी बात। सारा टॉपिकल वे में एक्सप्लेन हुआ है, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे वो काफ़ी डिटेल में, तो सारी वही चीज़ है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। प्रिसिशन आपके पास जो है वो बेसिकली हमारे पास कह सकते हैं कि ये वही टॉपिकल बात हो रही है कि प्रिसिशन आपके पास होता है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू ईच अदर। मतलब कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वो कितनी क्लोज हैं एक दूसरे से। मैंने अभी जो आपको एक डार्ट गेम में एग्जांपल दी है इस MCQs के लिए 14 वाले में, उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि जब वैल्यूज़ एक दूसरे के करीब होती हैं तो वो प्रिसाइज होती हैं, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये उस कह सकते हैं कि सेंस में प्रिसिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग कह सकते हैं कि विच विल गिव मोर प्रिसाइज वैल्यू, या उसकी प्रिसिशन ज़्यादा होगी। स्मॉलर द लीस्ट काउंट हायर द प्रिसिशन, ये कह सकते हैं। तो ये इस बारे में मतलब कि ये टॉपिकल वे में एक्सप्लेन करना है, इसमें कोई मतलब कि कोई ज़्यादा कोई डीप बातें नहीं हैं। तो और इसमें मतलब कि कुछ भी नहीं पूछा हुआ, ठीक है। तो ये नोट्स में काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ईजी रहेगा। इसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ हैव डिफरेंट डायमेंशंस इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई एंड और डिवाइड, कैन वी ऐड एंड और सब्ट्रैक्ट देम। आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं तो आप उनको डिफरेंट डायमेंशंस के आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। येस वी कैन, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो उससे आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास एक डिराइव्ड आंसर आएगा, यानी कि डिराइव क्वांटिटी का आंसर होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि जब आप मतलब कि डिफरेंट कह सकते हैं कि डायमेंशंस को की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे आपके पास जो है हम लोग कह सकते हैं कि एक नई आपके पास डिराइव्ड जो है क्वांटिटी का डायमेंशन आपके पास आएगा। तो ये भी आपके पास सिंपल सी चीज़ है और आपके पास इसमें कोई मुश्किल नहीं है हमारे पास, राइट। इसके बाद बेटा आपके पास कह रहे हैं कि द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, व्हाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चीज़ को कांस्टेंट लेने के लिए आप ऐसी चीज़ का इंतखाब करते हैं, मुंतखब करते हैं उस चीज़ को जो आपके पास वेरिएशन जिसमें ना आता हो, या आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो, मतलब कि जिसमें वेरिएशन ना आता हो। तो जो ह्यूमन पल्स है या स्विंग ऑफ अ पेंडुलम है, ये दोनों आपके पास ऐसे हैं कि जो कह सकते हैं कि इसमें आपके पास ना मतलब कि चेंज आ सकता है। अब ह्यूमन पल्स जो है वो कह सकते हैं कि हार्ट बीट के साथ मतलब कि या आपके ब्लड फ्लो के साथ रिलेट करती है, तो आपके पास उसमें वेरिएशन आ सकता है। स्विंग ऑफ अ पेंडुलम में आपके पास कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू से आपके पास वेरिएशन आ सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों मतलब के जो कंडीशन में आप इनको जो है वो कह सकते हैं कि कांस्टेंट जो है वो हमारे पास नहीं दे सकते, या आप इसको जो है वो टाइम यूनिट्स के अकॉर्डिंगली नहीं दे सकते। तो ये मेरे पास कहानी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हमें कह रहे हैं कि इफ़ एन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट इज़ दैट इक्वेशन राइट इक्वेशन। तो ये इसका आंसर हो सकता है येस और नो, दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि आपके पास अगर कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो लाजमी नहीं है ये कि वो आपके पास परफेक्ट इक्वेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसकी रीज़न कैसे है? मिसाल के तौर पर आपके पास हमने ये एक फार्मूला डिराइव किया था, ठीक है, ये स्टोक्स लॉ का फार्मूला डिराइव किया था। अब इसमें जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो इक्वेशन ये बनाई थी, लेकिन इसमें हमने कहा था 6 पाई जो है वो कह सकते हैं कि कांस्टेंट है, हमें नहीं पता, डायमेंशन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अब 6 पाई की जगह में भी पॉसिबल है कि मतलब कि यहाँ पर हमें तो नहीं पता था कि आपके पास 6 पाई की वैल्यू आपके पास आ रही है, तो डायमेंशन ने सिर्फ हमें इक्वेशन बना के दी थी। अब ऐसे केस में जिसमें कांस्टेंट आ जाते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मेरे पास आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें ऐसे कांस्टेंट आ जाएं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। लाइक कह सकते हैं कि हम वहाँ पर कम्प्लीटली बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उस केस में जो है लाइक कह सकते हैं कि डायमेंशन जो हैं वो डायमेंशन की लिमिटेशन आती है कि जब एक ऐसी चीज़, ऐसा कांस्टेंट जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वे में बताते हैं। अब सिंपल पेंडुलम के केस में 2 पाई है, आप एल और जी और ये सारा तो डिराइव कर लेते हैं, ये तो आपको डायमेंशन मतलब कि ना ठीक आएंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट का हमें नहीं पता लगता। तो ऐसे केस में ऐसे फार्मूले जिसमें ये इस तरह के कांस्टेंट आते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटल वे में डिराइव करते हैं, तो वो जो है कह सकते हैं कि डायमेंशंस की लिमिटेशन है, या फिर आपके पास डायमेंशंस की कह सकते हैं कि एक वो है कि मतलब कि कह सकते हैं कि फेलियर टाइप है, मतलब हमारे पास लिमिटेड केस है कि डायमेंशन उसको प्रूव नहीं करते। तो हो भी सकता है कि सही इक्वेशन हो, जैसे कि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ऐसे वे में हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये फार्मूला हम लोग देखते हैं तो ये आपको मतलब कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन इसमें अगर कि कांस्टेंट कोई आ जाता तो फिर डायमेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये मे और मे नॉट वाली कंडीशन होती है। मे और मे नॉट वाली कंडीशन क्या होती है कि जिसमें आपके पास ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट सो दैट इक्वेशन इज विल मे और मे नॉट बी करेक्ट, मतलब कि ठीक हो भी सकती है अगर कि उसमें कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं आ रहा। अगर कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है तो वो ठीक नहीं भी हो सकती। अगर कि मैं मिसाल के तौर पर एफ इज इक्वल्स टू एम ए लेता हूँ और मैं प्रूव कर लेता हूँ एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि 2 पाई भी बीच में आता होता तो डायमेंशन तो हमें 2 पाई की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो ऐसे केस में मिसाल के तौर पर जब आपके पास जब डायमेंशनलेस कांस्टेंट आते हैं तो फिर वो आपके ना एक लिमिटेड केस होता है। तो इसमें सही भी हो सकता है और इसमें सही नहीं भी हो सकता, यानी कि मे बी और मे नॉट भी दोनों कंडीशंस आती हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको ये जो है लाइक कह सकते हैं सारा समझ में आ गया होगा। और इसमें जो है जितनी मैंने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारी एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है, तो वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कि आप लोगों का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं, इसको हम लोग मतलब क्या कह सकते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में बता सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है। सो चलें इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।